करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसानों ने पक्का डेरा डाल लिया है। किसानों के धरने का आज तीसरा दिन है। किसानों की सुविधा के लिए जिला सचिवालय के बाहर हर बंदोबस्त किए गए हैं। आंदोलनकारी किसानों का एक डेरा तो दिल्ली की सीमाओं पर है और दूसरा डेरा किसानों ने करनाल जिला सचिवालय के बाहर डाल दिया। अभी तक तो किसानों की मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की थी, लेकिन अब किसान उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए, जिसका विवादित वीडियो वायरल हुआ था। अब किसानों की मांग और प्रशासन के साथ होने वाली बातचीत दोनों में ही अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। गुरुद्वारों से भी लगातार लंगर आ रहा है और अगर दूसरी तरफ मैं जिला सचिवालय की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी जो पुलिस बल है वो भी फोर्सेस तैनात की गई हैं, चाहे पुलिस बल के जवान हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो। जिला सचिवालय का मेन गेट बंद है, लेकिन पीछे से एक गेट खुला है जहाँ से रास्ता है और वहाँ से लोग और अधिकारी अपने काम के लिए आ रहे हैं। करनाल जिला सचिवालय के बाहर से आई तस्वीरों को आप खुद ही देख लीजिए। तस्वीरों में आंदोलनकारी किसान हैं। किसानों के लिए सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सचिवालय के बाहर सिर्फ आंदोलनकारी किसानों के लिए नहीं, बल्कि आंदोलन के लिए तैनात हुए पुलिस कर्मियों के लिए भी खाने का बंदोबस्त किया गया है। ऐसा जैसे लंगर है ना, जो ये इसमें कोई भेदभाव नहीं, ये सभी के लिए है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए, जवान के लिए भी, किसान के लिए। वो हमारे भाई हैं। जैसे हमारे को भूख लग रही है उनको भी लग रही है, तो हम कहते हैं ये तो एक भाईचारा है, मिल बैठ के खाना। वो अलग बात है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा भाईचारा है, जो हमारी समाज की एक समानता है, वो ऐसे ही कायम रहेगी। तो करनाल में धरने पर बैठे किसानों के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों की जायज मांगे मानी जाएंगी, लेकिन किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नूरी ने भी जिला सचिवालय के बाहर रात गुजारी। किसानों के साथ साथ मौके पर जवान और पुलिस फोर्स पहरा लगाकर बैठे हुए नजर आए। शासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा सारे लिए जा रहे हैं, और ये साहब हैं जो ये जमीन का करने करवा रहे हैं, तो किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये सारे जो भी व्यवस्थाएं। तो सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि हजारों लोग रह रहे हैं उसको भी। हाँ, हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब हैं जो यहाँ सफाई की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। किसी प्रकार का यहाँ कूड़ा ना फैले, व्यवस्था ना हो, तो उसका पूरा ध्यान है और रखा जाए। किसानों ने करनाल सचिवालय की ओर ऐसी हुंकार भरी कि अपनी मांगों के पूरा होने तक किसानों ने जिला सचिवालय को ही अपना घर बना लिया। एक तरफ जहां किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए कसम खा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में किसान और प्रशासन के बीच सहमति बन पाती है। हरियाणा की अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर अनिल विज गुरुग्राम दौरे के दौरान एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए। अनिल विज ने नगर निगम के एसई रमेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी का किस्सा कोई पहली बार नहीं।
इससे पहले भी मनमानी के कई मामले अधिकारियों के उजागर होते रहे हैं, लेकिन इस बार अधिकारियों की मनमानी का मामला जैसे ही अनिल विज के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत एससी रमेश शर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मेयर ने जो बात बताई है उसमें उन्होंने बताया कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे और उसका जवाब देने की बजाय एससी मीटिंग को वॉकआउट करके चला गया। ये बहुत गंभीर मामला है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कि आप मीटिंग को छोड़ के चले जाएं, तो मैंने उसको सस्पेंड किया। तो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं, उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता जा रहा हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर मौका मिलेगा मैं फिर। मामले पर मेयर मधु आजाद ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से बाकी अधिकारियों को भी सीख मिलेगी और ये एक अच्छा निर्णय है। वो सारी सिचुएशन मैंने बताई है उनकी कि इस तरीके का उन्होंने बिहेव किया। मैंने 4 दिन पहले उनको विजिट के लिए बोला था कि 15 मिनट के लिए 2 गलियों में आपने विजिट करके आना है, वार्ड नंबर 22 में, मगर वो नहीं गया। और उन्होंने इसमें कहा कि मेरे को ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैं नहीं गया, मेरी मीटिंग ज़रूरी थी। और उसको जब मैंने बोला कि थोड़ी आवाज़ नीची करके बोलो, आप मीटिंग चल रही है, तो उसने और बदतमीज़ी करी अपनी, और बदतमीज़ी के साथ में कि मेरे को ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, और छोड़ के मीटिंग वो चला गया। तो बिल्कुल जी, अगर ऐसा जो भी कोई अधिकारी करेगा उसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाएगा। अपना अगर उनको समझदारी होगी तो ऐसी मर्यादा ना उल्लंघन करेंगे कभी, और जो पब्लिक के काम है उनको इमीडिएटली करेंगे। और हर पार्षद चाहता है कि उसके वार्ड में काम हो, तो काम ही चाहिए हमें। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 22 में गलियों में ओवरफ्लो और घरों में सीवर के पानी घुसने की शिकायत मेयर को मिली थी, जिस पर काम का सर्वे करने के लिए मेयर ने एससी रमेश शर्मा की ड्यूटी लगाई, लेकिन एससी रमेश शर्मा की तरफ से काम में लापरवाही बरती गई। इस तरह के आरोप मेयर की तरफ से लगाए गए और उस समय एक बहस भी देखने को मिली थी। नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीसीपी स्तर पर एमिनेंट यानी प्रमुख व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए जो सोसाइटी के अलग अलग लोगों से मिले और उनसे बात करें। मैंने पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप बनाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है कि वो महीने में 2 महीने में अपने एरिया के एमिनेंट सिटीजन्स के साथ वो मीटिंग करें। हर डीसीपी को मैंने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम अपना एक थाना विजिट करें, उसमें जाकर देखें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी कठिनाई है। और सभी डीसीपी को भी और सीपी को मैंने कहा कि रोजाना 11 से 12 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुना करें और ना केवल सुने, हर कंप्लेंट को रिकॉर्ड करें। अगर जरूरत पड़ती है तो एक पोर्टल बना लें, उसके ऊपर उसको दर्ज करें और उसकी क्या कार्रवाई हुई कंप्लेंट में। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम करने वाले स्थानों को चिन्हित करके उसकी प्लानिंग करें। सीनियर्स क्राइम की क्या पोजीशन है और कितने केसेस पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, उसकी मैंने जानकारी ली है। ट्रैफिक के बारे में जानकारी ली है। ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि लगभग 1100 कर्मचारी ट्रैफिक को देखते हैं। तो मैंने जितने भी कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में प्लानिंग करने के लिए मैंने कहा है। फिलहाल एक बार फिर से जब गुरुग्राम अनिल विज पहुंचे तो वो एक्शन मोड में ही नजर आए और उन्होंने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी तरह से बख्शी नहीं जाएगी। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या गृह मंत्री अनिल विज के नगर निगम के अधिकारी पर एक्शन लेने से दूसरे अधिकारियों को सीख मिल पाएगी या अधिकारियों का ये रवैया यूं ही जारी रहेगा। झज्जर में पुलिस ने ऐसे 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पहले तो एक कार छीनी, लेकिन कुछ देर बाद ही वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस
पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे इन दोनों बदमाशों को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इनका साथ देने वाले थे वो 4 लोग जो रात के अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला झज्जर के सिलानी गेट से सामने आया, जहां कुछ लोग कार में सवार होकर पलवल से भिवानी की ओर जा रहे थे। इस बीच कार सवार पानी लेने के लिए रुका। इतने में बदमाशों ने कार सवार की कनपट्टी पर बंदूक तान दी और कार को लेकर फरार हो गए। ये जी इन्होंने कल अपने सिलानी गेट से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी जो पलवल से भिवानी जा रहे थे, जो पानी लेने के लिए रुके तो उन्होंने ड्राइवर बैठा हुआ था, जो दूसरा बंदा था जो बुकिंग करके ले आया था वो नीचे था, उन्होंने ड्राइवर को लगा के पिस्टल और गाड़ी छीन ली और छीनने के बाद यहाँ से रोहतक की तरफ भाग गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी और वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया। हालांकि बाकी के 4 बदमाश, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, भागने में कामयाब रहे। जो मैन थे वो भाग गए, रात को अंधेरे का फायदा उठा के कि तुम दानों में निकल गए, ये दानों ऐसे टूटे हुए। टीम वगैरह बिल्कुल सी भी गई है और हमारी टीम गई है और मैं भी इसको लेके जा रहा हूँ। इनको तो वारदात को अंजाम देना था, क्या प्लानिंग? हाँ, वारदात को अंजाम देना था, हथियार आने थे, वो जो लेडीज ने ले आने थे, कोई पता नहीं कहाँ मर्डर करना था किसी जगह। अब पुलिस का मानना है कि कार चुराकर ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अब 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी के आरोपी कब तक पुलिस गिरफ्त में आते हैं। आज के इस दौर में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान अपने नापाक इरादों से बनाना चाहते हैं। जी हाँ, भिवानी पुलिस ने कुछ ऐसे ही बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो अपने इलाके के गैंगस्टर बनना चाहते थे। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इन बदमाशों के अंदर भिवानी में अपनी दहशत बनाने का बहुत शौक था। आम लोगों के अंदर डर और अपने नाम के आगे गैंगस्टर शब्द जोड़ने के ख्याल को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज ये पुलिस की गिरफ्त में है। अब इलाके में इनके नाम की दहशत नहीं, बल्कि इन बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ है। दरअसल इन बदमाशों ने एक युवक पर हमला बोल दिया। इन बदमाशों की मंशा तो युवक को जान से मारने की थी, ताकि भिवानी में इन बदमाशों की दहशत बच सके और ये युवक अपने इलाके में गैंगस्टर बन जाए। लेकिन इनके इस ख्वाब पर उस वक्त पानी फिर गया जब पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और घटना से जुड़ा सीसीटीवी पुलिस के पास पहुंच गया। 3 सितंबर को बंसीलाल पार्क के पास में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें फायरिंग की भी इंफॉर्मेशन थी, जिसके अंदर मोंटी नाम का लड़का था जो इंजर्ड हुआ था, जो उसके फादर हरभजन सिंह हैं, उनकी स्टेटमेंट पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जो कि कल बंसीलाल पार्क के पास से ही जो इसके अंदर 5 आरोपी थे, उन 5 आरोपियों को हमारे चौकी प्रभारी ने अरेस्ट किया है और उनको 4 जो आरोपी हैं उनको हम जुडिशल के लिए भेज रहे हैं और एक आरोपी ललित है, जिससे अभी वेपन की रिकवरी करनी है, जो हम माननीय अदालत से पुलिस रिमांड के लिए निवेदन करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला 3 सितंबर का है, जब चौधरी बंसीलाल पार्क के पास कुछ बदमाश i20 कार में सवार होकर आए और अपने ही पड़ोस के युवक पर रॉड से हमला बोल दिया, उस पर फायरिंग भी की। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, तो वहीं घटना में पीड़ित को 2 गोलियां लगी। फिलहाल पीड़ित का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिनके ऊपर पीछे भी लड़ाई झगड़े के कई मुकदमे सब पे दर्ज हैं और इवन की जो हमारे कंप्लेनेंट है इस मुकदमे में, जो विक्टिम है, उस पर भी करीब 8 मुकदमे लड़ाई झगड़े के और आर्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत पहले से दर्ज है। अभी तक जो गोली चलाने की बात है उसमें 3 फायर करने अभी तक उन्होंने बताया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है, अभी तो अनुसंधान जारी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये 32 बोर का पिस्टल इसके अंदर उन्होंने यूज़ किया। वैसे तो इस मामले में पीड़ित और बदमाश दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है,
लेकिन एक गैंगस्टर बनने की चाह इन्हें सलाखों के पीछे ले गई। अब इलाके में इन बदमाशों का डर और दहशत का डंका नहीं बज पाएगा और इन्हें ऐशो आराम से भरी जिंदगी भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन इनके कारनामे के चलते इन्हें जेल की सलाखें जरूर मिल रही है। ये बदमाश अपना रौब झाड़ने के लिए और लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस युवक की हत्या करना चाहते थे, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान नहीं गई। पर अब सवाल उठता है कि अपनी पहचान बनाने का ये तरीका कितना जायज है। परिसीमन के बाद नया विधानसभा भवन भी आवश्यक होगा, क्योंकि हरियाणा की जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या 126 तक पहुंच सकती है और इसी को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें 10 एकड़ जमीन हरियाणा विधानसभा का जो परिसर है उसके नज़दीक ही मांगी गई है, ताकि एक भव्य हरियाणा विधानसभा को बनाया जा सके और जो विधायकों के बैठने की जगह है, जो अन्य वहाँ पर लोग बैठते हैं, जो नेता बैठते हैं, उनके बैठने की एक पर्याप्त जगह हो सके। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनसे जानते हैं। एक शुरुआत आपने की तरफ से की गई थी, अब लग रहा है कि उसमें जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय की ज़रूरत को देखते हुए, आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए जो एक मैंने विचार व्यक्त किया था, एक प्रपोज़ल भेजी थी, उस प्रपोज़ल को उन्होंने सही मान करके आदरणीय अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है और जिसमें कहा गया है कि ये समय की मांग है और आगामी परिस्थितियों को देखते हुए चंडीगढ़ में ही कम से कम 10 एकड़ ज़मीन हरियाणा विधानसभा का एक अच्छा भवन बने, जिस भवन के अंदर वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे विधान भवन की दृष्टि से होनी चाहिए। जो विधानसभा का हॉल है जहाँ पर विधानसभा की बैठकें होती हैं, 90 विधायक बैठते हैं, लेकिन अगर हमें आज 2 विधायक भी फालतू बैठाने पर जाएं या 2 विधायक नए आ जाएं तो वहाँ पर जगह नहीं है, कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। जबकि आने वाले समय में इसकी संख्या कितनी होने वाली है 2026? जबकि परिसीमन आ रहा है, परिसीमन के पश्चात निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या बढ़ेगी। वो चाहे वो 25 बढ़ती है या 30 बढ़ती है या 35 बढ़ती है, ये तो समय बताएगा। इसका एक कारण ये भी है कि पंजाब जो है वो पूरा हक नहीं दे रहा है तमाम मसलों। उसका कारण ये है, अभी क्योंकि जो हमारा हिस्सा था 40% हिस्सा, उसमें से अभी हमें केवल 27% हिस्सा मिला है। 13% हिस्सा अभी भी पंजाब की विधानसभा के पास है। अभी हम विधानसभा को ई विधानसभा करने जा रहे हैं, उस दृष्टि से भी स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर ट्रेनिंग का हमारा सेंटर बनने वाला है, जहां हम विधायकों को ट्रेनिंग देंगे, जहां हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए स्थान की आवश्यकता है। स्थान की पूरी आवश्यकता है तमाम चीज़ों को लेकर के, ई विधानसभा को लेकर के, विधायकों को लेकर के, कमेटियों को लेकर के, नेताओं के बैठने को लेकर के। ये 27% जो आप हिस्सा है, जो 40 में से 27 मिल रहा है, क्या फिर इसको छोड़ दिया जाएगा या इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। आज हमारी बहुत सारी जो विभाग हैं, जैसे सेक्रेटेरिएट है, सरकार के भी बहुत सारे विभाग प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर हैं, इनका हम यूटिलाइजेशन उस रूप में भी कर सकते हैं और इसको एक, क्योंकि एक ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इसके अंदर इसको हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरत है कि आज जो हमें आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता, उसको जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी जल्दी जो विधानसभा है कि अच्छे ढंग से कार्य कर सके। विधानसभा भवन बनना चाहिए। आप इस कवायद में क्या अब गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, केंद्र के नेताओं से भी कोई मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैंने इसी को लेकर के आदरणीय अमित शाह जी के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, उनसे मिलने का समय मांगा है। जो ही समय मिलेगा मैं उनसे जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये सारी परिस्थितियाँ उनके सामने रखूँगा। एक अंतिम सवाल है, कई जगह हम देख रहे हैं कि 2 विधानसभा भी है,
तो चंडीगढ़ के अंदर भी विधानसभा हो या फिर और प्रदेश के दूसरे इलाके के अंदर भी कोई विधानसभा हो, क्या कुछ ऐसा प्रावधान के बारे में भी आप सोच रहे हैं? क्योंकि नए नए विकल्प तलाशने में और एडवांस तकनीक को लेकर के ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं, इसी को लेकर के। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर हमें ये एक अच्छा विधानसभा भवन बन जाता है, किसी दूसरे विकल्प की हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने वहाँ पर कुछ, जैसे हिमाचल की बात करते हैं, तो उनकी विधानसभा धर्मशाला में भी है, शिमला में भी है, लेकिन वो उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ के मौसम को देखते हुए, जिस प्रकार से वहाँ पर ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वहाँ पर अधिवेशन करना मुश्किल होता है, तो वो धर्मशाला में करते हैं। तो ये वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, लेकिन मुझे आज ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर 10 एकड़ के अंदर जो हरियाणा विधानसभा का जो भवन है वो बनना चाहिए, इसको लेकर के पत्राचार शुरू हो चुका है। मुलाकातों का दौर भी जल्द शुरू होगा और उसके बाद ये देखना है कि कहाँ इसको लेकर के जगह मिलती है। सिरसा शहर में जलभराव की समस्या अब जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि इस जलभराव से निजात दिलाने के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। बरसाती दिनों में सिरसा की जो हालत सामने आई है उससे हर कोई वाकिफ है। जरा से बारिश के बाद भी सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव की समस्या से लोग बेहद परेशान हुए, लेकिन शहर वासियों को अब बरसात के समय सड़कों और गली मोहल्लों में जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अब पानी की निकासी के लिए 38 करोड़ रुपए से स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरे होने के बाद बरसात के बाद शहर की सड़कें न सिर्फ साफ सुथरी रहेंगी, बल्कि लोगों को जलभराव की समस्या से भी निजात मिल पाएगा। जिला प्रशासन और विधायक गोपाल कांडा के प्रयास के बाद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट पर नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ऑटो मार्केट से हो रही है और प्रोजेक्ट पर करीब 38 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका काम 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जिला उपायुक्त अनीश यादव का कहना है कि जलभराव की समस्या के हल के लिए ये स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। पानी की निकासी घग्गर नदी में होगी, जिससे शहर में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगा। देखिए, मानसून सीजन में प्रायः देखने में आया है कि हमारा जो सिरसा शहर है ये एक बाउल शेप में बसा हुआ है। तो जैसे बारिश आती है तो पानी का ठहराव होता है, पर जो हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमारा ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए सरकार के द्वारा अप्रूवल आ गई है और अब जो वर्क है वो काम भी शुरू हो गया है। टोटल जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो लागत है इस प्रोजेक्ट पे, 35 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत हमारा जो मानसून में जो पानी जो एकत्रित होता था शहर के बीचों बीच, वो पानी अब एकत्रित न होकर अग्रसेन कॉलोनी के माध्यम से जो एरिया था उसको कवर करते हुए एयरफोर्स स्टेशन के होते हुए घग्गर नदी में ये सारा पानी वहाँ पे भेजा जाएगा। बरसात के बाद शहर के लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाएगा।